नमस्कार साथियों, मैं अपने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर अपने पिछले वीडियोज़ में बात कर रहा था, बिहार दरोगा परीक्षा से संबंधित। उसमें लास्ट में वीडियो जो है कुछ सेकंड्स के लिए कट गया था, तो उसमें मैं बात कर रहा था कि प्रश्न के बारे में जिसमें जो मौलिक अधिकार में हमारे फंडामेंटल राइट्स में हम भारतीयों के धार्मिक स्वतंत्रता से जो प्रावधान दिया गया है, रिलीजियस फ्रीडम से, वो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 के मध्य है। दैट मीन्स आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो है वो हमें रिलीजियस फ्रीडम देने की बात करते हैं। तो उससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है पिछली बार दरोगा परीक्षा में पूछा गया था कि किस अनुच्छेद में हमें अपने धर्म के प्रबंधन की जो है स्वतंत्रता है, फ्रीडम है हमें अपने रिलीजियस मैनेजमेंट का, तो वो आर्टिकल 26 है। तो इसलिए हमें इससे क्या आइडिया मिलता है इन क्वेश्चन से, जो मैंने पिछली वीडियोज में अपने चर्चा की है कि हमें अपना फोकस एरिया जो है वो कहाँ कहाँ रखना है। तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, इसलिए डरने की ज़रूरत जो है नहीं है, रिलैक्स रहेंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक तय समय में मैं आप लोगों को इतना ज़रूर और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दे दूं कि आप लोगों का भला हो जाएगा। आज जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि जब हम लोग भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत करते हैं पढ़ने की, कम से कम इस परीक्षा के लिए, दरोगा परीक्षा के लिए और अन्य परीक्षाओं में भी आप लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, तो सबसे पहले हम लोग उस पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड को देखते हैं जिसके कारण आज स्वतंत्र भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो क्यों है, कैसे है। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम समझें कि अंग्रेज़ों ने कैसे उस राजनीतिक व्यवस्था का विकास किया था। वो व्यापारी बनकर के आए थे। वर्ष 1600 में यानी 1600 एडी में इंग्लैंड की महारानी ने उन्हें चार्टर एक्ट के माध्यम से यानी एक राजलेख के माध्यम से उनको अनुमति दी थी 1600 में कि जाओ भैया व्यापार करो पूर्वी दुनिया में यानी भारत में। वो आ गए। जैसे ही मुगल सत्ता औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमज़ोर पड़ी, यानी आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब ऑन 3rd of March 1707, उसके बाद अंग्रेज उन्हें देखा कि यहाँ पर कई रीजनल पावर्स जो हैं, क्षेत्रीय शक्तियाँ वो उभरने लगीं, और जिसके कारण जो है कोई एक केंद्रीय शक्ति ऐसी नहीं रही जो उन्हें रोक पाती। बाद के जो मुगल शासक थे औरंगजेब के बाद, वो सभी जो है किसी काम के नहीं थे, निकम्मे थे। नतीजा अंग्रेज़ों को मौका मिल गया और जो व्यापारी बनकर के आए थे वो एक दिन हमारे मालिक बन बैठे, स्वामी बन बैठे। और जब वो यहाँ एक बार आ गए तो भारत के सबसे धनी प्रांत बंगाल पर उन्होंने कब्जा कर लिया प्लासी के युद्ध के माध्यम से, जो 1757 में लड़ा था उन्होंने। उसके बाद उसके 7 साल के बाद 1764 में 1764 में बक्सर के युद्ध में उन्होंने मुगल सम्राट, अवध के नवाब और बंगाल के भगोड़े नवाब मीर कासिम को हरा करके अपनी बादशाहत, अपनी धाक जो है वो जमा दी। और ये पता चल गया उसके बाद कि अब भारत पर राज कौन करेगा। और यही कारण था कि जब अंग्रेज एक बार ठीक से स्थापित हो गए भारत में, तो सबसे पहले वो स्थापित हुए थे बंगाल में, जो कि सबसे धनी प्रोविंस था इंडिया का। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि 1773 में 1773 में उन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया ब्रिटिश संसद के माध्यम से। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि भारत के पूरे ब्रिटिश भारत के संवैधानिक विकास को, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को हम लोग 2 पार्ट में करके देखेंगे। एक 1857 के विद्रोह के पहले जब कंपनी का शासन था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी का, और एक 1857 के विद्रोह के बाद जब ब्रिटिश क्राउन ने अपने पास शासन को सीधे हस्तगत कर लिया प्रत्यक्ष रूप से। और उसके बाद जो अधिनियम उनके आए ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए गए हमारे देश के लिए 1947 तक, 1947 तक, हमारी आज़ादी तक, हमारी स्वतंत्रता तक। तो हम क्या करेंगे अभी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन 1857 के रिवोल्ट के पहले जितने भी अधिनियम आए हैं या चार्टर एक्ट आए हैं, हम आज उन सब की इस ऑनलाइन क्लास में चर्चा करेंगे और उनमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उनकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हेडिंग मैंने पिछली बार दिया था, ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल
डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। ये हमारा बैकग्राउंड हो गया, पृष्ठभूमि। अब जानते हैं कि अंग्रेजों ने कैसे क्या किया, कंपनी बना करके तो आ गए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन जब एक बार पॉलिटिकली वो पावरफुल हो गए, उन्होंने अपनी राजनीतिक संस्था यहाँ स्थापित कर ली, तो फिर ब्रिटिश संसद ने यहाँ के लिए कानून बनाने शुरू कर दिए, लेकिन ओवरऑल पावर जो था वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी को यहाँ के लिए, इंडिया के लिए दे रखा था। तो सबसे पहले उन्होंने एक एक्ट पारित किया जिसे कहते थे रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 में लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके अंतर्गत जो काम किया गया और जो हमारे पीटी के हिसाब से महत्वपूर्ण है, इसमें वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। दैट मीन्स वारेन हेस्टिंग्स वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इसकी सहायता के लिए किसकी सहायता के लिए, वारेन हेस्टिंग्स की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय काउंसिल यानी कि परिषद का निर्माण कर दिया गया। 4 सदस्यीय परिषद, जिसमें 4 अंग्रेज जो थे अधिकारी वो और थे, जैसे फ्रांसिस, बारवेल, क्लेवरिंग, मॉनसन, ये सब नाम थे उन चारों के। इस परीक्षा के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये गवर्नर जनरल बंगाल का और उसके 4 साथी मिल करके ये सब अब से विधि निर्माण करने लगे। और जो मद्रास और बॉम्बे का जो प्रांत था, 2 प्रेसिडेंसी, उनके गवर्नर को भी जो है इस गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट काम हुआ, एक तो हमारा ये हो गया कि बंगाल का जो है पहला गवर्नर जनरल जो है वो बना दिया गया, किसे, वारेन हेस्टिंग्स को। इसके बाद हम देखेंगे कि जो दूसरा इम्पॉर्टेंट काम हुआ इस 4 सदस्यीय परिषद वाले गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल के अलावा, जो हमें दूसरा फैक्ट जो याद करना होगा वो है इसी एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना। ठीक है, इसमें सर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। एलिजा इम्पे को जो है मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। यह वारेन हेस्टिंग्स के जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, उनके ये मित्र थे एलिजा इम्पे। और इनके साथ 3 अन्य जजेस को यानी न्यायाधीशों को जो है नियुक्त किया गया। एलिजा इम्पे चीफ जस्टिस और उनके साथ जो है 3 अन्य जजेस जो थे उनको नियुक्त किया गया। तो ये 2 काम जो हैं आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन जो है याद रखना है। इसके बाद 1781 में एक एक्ट आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 में एक एक्ट आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें इसका एग्जामिनेशन पर्पस से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इस एक्ट को, एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया गया था कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उनको दूर किया जाए। इसके माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन था, न्यायाधिकरण था, वो सब परिषद गवर्नर जनरल पर था। यानी गवर्नर जनरल जो थे बंगाल के पहले और उनके काउंसिल, उन पर जो था जुरिस्डिक्शन था सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से वह अधिकार सुप्रीम कोर्ट से छीन लिया गया और इनको पावरफुल बना दिया गया, इनके परिषद को। लेकिन इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट एक्ट आता है जो हमें याद रखने की जरूरत है, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। विलियम पिट जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के नाम पर यह एक्ट आया था।
पिट्स इंडिया एक्ट, ये आपको याद रखने की जरूरत है। इस पर सवाल जो है वो पहले भी आ चुके हैं, बीपीएससी तक में भी सवाल आए हैं या यूपीएससी में भी सवाल जो है इसे पूछे आते रहे हैं। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके राजनीतिक अधिकार को एक तरफ किया गया और उसके व्यापारिक अधिकार को एक तरफ किया गया, यानी जो उसका जो पॉलिटिकल जो पावर्स था उसको अलग किया गया और जो उसका अपना ट्रेड से रिलेटेड जो था, व्यापारिक जो चीज़ें थी उनको अलग किया गया। कंपनी के व्यापारिक कार्यों यानी ट्रेड रिलेटेड वर्क्स को देखने के लिए जो इंग्लैंड में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी, 24 डायरेक्टर्स होते थे, उन्हीं में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी चुना जाता था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम रह गया अब कि वो कंपनी के, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के ट्रेड रिलेटेड मामलों को देखेंगे, यानी व्यापारिक कामों को देखेंगे। अब क्या किया गया, इस ब्रिटिश पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इसको याद रखिएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, यानी एक नियंत्रक मंडल का गठन किया गया। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और अब क्या किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वह ब्रिटिश संसद के सदस्यों का बना हुआ था और इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर जो है एक तरह से संसद का, ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया। ये क्वेश्चन पूछता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो है वो किस एक्ट के माध्यम से हुई थी। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद 1786 में एक अधिनियम आया था, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, 1786 का अधिनियम। ये बस मैं इसलिए जानकारी दे रहा हूं कि जानकारी रहे आप लोगों को। इसके माध्यम से जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, वारेन हेस्टिंग्स से जो परंपरा शुरू हुई थी, इस समय तक 1786 तक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गए थे और वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इनके टाइम में क्या किया गया कि गवर्नर जनरल जो थे बंगाल के, उनका पावर बढ़ा दिया गया और अब वो अपने परिषद के सदस्यों की बात भी काट सकते थे। जबकि पहले क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल थे और उनके 4 जो सदस्य होते थे परिषद में, अगर वो 3 एक तरफ हो जाते तो गवर्नर जनरल की बात को काट देते, उनकी बात को कोई नहीं सुनता, क्योंकि उसमें बहुमत से फैसला होता था। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया कि गवर्नर जनरल को जो है बंगाल के जनरल को शक्तिशाली बना दिया गया, शक्तिशाली बना दिया गया। और इसे ही जो है आप देखेंगे कि ब्रिटिश सैन्य सेना का सुप्रीम कमांडर भी बना दिया गया, यानी ये बहुत पावरफुल हो गए थे कॉर्नवालिस अपने टाइम में, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। इसके आगे हम लोग आते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के ठीक 20 साल के बाद एक चार्टर एक्ट आया 1793। 1793 का एक्ट, कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं था इसमें, एग्जामिनेशन में भी आपसे नहीं पूछेगा। बस किया क्या गया कि अगले 20 वर्षों के लिए, अगले 20 वर्षों के लिए यथास्थिति बरकरार रखी गई, यथास्थिति बरकरार रखी गई कंपनी की, यानी स्टेटस को जस का तस रखा गया, कोई चेंजेस नहीं किया गया। इसका यही इंपॉर्टेंस है। इसके आगे हम लोग आते हैं ठीक 20 साल के बाद, अब फिर 1773, उसके 1793 यानी 1793 और फिर 1813 यानी ठीक 20 साल के बाद 1813 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसका मतलब राजलेख होता है, यानी राजाज्ञा एक टाइप से, लेकिन उसको संसद बना रही थी, क्योंकि इंग्लैंड जो है उसमें संसदीय नियंत्रण था। तो 1813 के चार्टर एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई। क्या हुई? इसमें चाय यानी टी तथा चीन के साथ व्यापार, ट्रेड विथ चाइना, चीन, चाय तथा चीन के साथ व्यापार यानी ट्रेड विथ चाइना
को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब 1813 का चार्टर एक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्या किया गया कि आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या किया गया कि चाय तथा चीन के साथ व्यापार, ट्रेड विद चाइना को छोड़ करके कंपनी का व्यापारिक अधिकार जो है वो समाप्त कर लिया गया, यानी छीन लिया गया। और अब सिर्फ चाय तथा चीन के साथ ही व्यापार जो है उस पर उसकी मोनोपोली थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी की। फिर क्या किया गया कि भारतीयों की शिक्षा यानी इंडियंस के एजुकेशन पर 1 लाख रुपए व्यय यानी खर्च करने की बात कही गई। इसका प्रावधान किया गया, भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया। ये मैंने थोड़ा सरल शब्दों में लिख दिया कि व्यय की बात कही गई कि अब इंडियंस के एजुकेशन पे, लेकिन वो एजुकेशन कैसा होगा, इंडियंस के फेवर में नहीं, इनके फेवर में, इनके साम्राज्य के फेवर में, इसलिए धोखा मत खाइएगा। इसके अलावा जो इसमें 1813 का चार्टर एक्ट है, इसका और क्या इंपॉर्टेंस था? इसका इंपॉर्टेंस था इसी के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर धर्म प्रचार की छूट दे दी गई। धर्म प्रचार की छूट दे दी गई। ईसाई मिशनरीज अब इंडिया में आकर के और अपने धर्म का प्रचार कर सकते थे। फिर इसी 1813 के चार्टर एक्ट की धारा 87 यानी सेक्शन 87 के अंतर्गत कहा गया कि सरकारी नौकरियों में जन्म स्थान, धर्म, वंश, वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी सेक्शन 87 जो था चार्टर एक्ट 1813 का, वो क्या कहता था कि जो प्लेस ऑफ बर्थ है, रिलीजन है, रेस है और वर्ना सिस्टम यानी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाली जो व्यवस्था थी, उसके अंतर्गत कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स में जो ईस्ट इंडिया कंपनी दे रही थी। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी, इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आया बहुत इंपॉर्टेंट 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, चार्टर का मतलब जो होता है वो राजलेख होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, राजलेख। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसके तहत अब रेगुलेटिंग एक्ट कितने साल पहले आया था? 1773 में, 1773 में। देखिए 60 साल हो गए, 60 ईयर्स हो गए। इतने समय में अंग्रेजों ने क्या किया था
कि अपनी शक्ति बढ़ा ली थी और अब वो बंगाल ही नहीं अपितु लगभग भारत के स्वामी हो गए थे और राजनीतिक स्वामी हो गए थे और उन्होंने पूरे लगभग भारत को जो अपने कब्जे में ले रखा था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपनी शक्ति का केंद्रीकरण किया, शक्ति का केंद्रीकरण, दैट मीन्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया। और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इसे बोलते हैं। और इसके तहत क्या किया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर बना दिया। अब आ गया भारत का गवर्नर जनरल, यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब वो क्या कहा जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। और इस पद पर जो सबसे पहले बैठे वो थे विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक जो थे वो सबसे भारत के पहले गवर्नर बने। और ये पिछली बार दरोगा परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को किस चार्टर एक्ट के तहत जो है भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 का चार्टर एक्ट, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। फिर इसी चार्टर एक्ट के अधीन जो है, आपको मैंने बताया था कि 1813 में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर इनका ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार खत्म कर दिया गया था। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संपूर्ण व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। यानी इनकी जो मोनोपोली थी, ट्रेडिंग मोनोपोली 1813 में ही खत्म कर दी गई थी। दो जगहों पर छोड़ दिया गया था, एक तो चाय में व्यापार करो भैया तुम ही करोगे, टी में जो हम लोग चाय पीते हैं। उसके अलावा चाइना के साथ जो वामपंथी चीन है आज का, उसके वहाँ जो व्यापार होता था उस पर भी ब्रिटिश कंपनी को ये मोनोपोली यानी एक अधिकार दे दिया गया था। लेकिन उसके 20 साल के बाद इंग्लैंड की और जो कंपनीज थी वो लगातार दबाव डाल रही थी, वहाँ प्रेशर कर रही थी कि केवल ब्रिटिश ईस्ट कंपनी ही मजा मारेगा, हम लोग क्या करेंगे। यही कारण है कि लगातार बढ़ते दबाव के कारण जो है 1833 के चार्टर एक्ट में चाय पर जो एक अधिकार था ब्रिटिश कंपनी का वो भी छीन लिया गया और चाइना के साथ जो व्यापार कर रहे थे लोग वो भी उसका एक अधिकार छीन लिया गया। यानी ये व्यापार तो कर सकते थे अब, लेकिन बाकी ब्रिटिश कंपनियां भी जो हैं वो भी अब आकर के जो है भारतीयों को लूटने में लग गई। आप लोग इस चीज को समझिएगा। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज और थी, आपको मैंने बताया था कि शुरुआत में 1773 के लोटिंग एक्ट के तहत 4 सदस्य हुआ करते थे जो कि गवर्नर जनरल को सहायता करते थे, असिस्ट करते थे। लेकिन बाद में उसे 1784 के प्रिशन एक्ट में जो है घटा करके जो है 3 कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन इसमें इस एक्ट में फिर से एक बार 4 सदस्य कर दिए गए, लेकिन चौथा सदस्य जो होता था इस बार वो कानूनी मेंबर होता था। यानी गवर्नर जनरल के परिषद में एक चौथा सदस्य जोड़ा गया। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि मैं बता चुका अभी, अगर आप ऑडियो सुनेंगे ध्यान से तो, कि 4 सदस्य थे 1773 के लोटिंग एक्ट में, लेकिन आगे चल करके उसकी सदस्य संख्या जो है परिषद की वो घटा के 3 कर दी गई थी 1784 में, 1784 में। इसलिए अब गवर्नर जनरल के जो परिषद के जो सदस्य थे वो 3 ही रह गए थे। लेकिन फिर 1833 में एक बार फिर से चौथा सदस्य जोड़ दिया गया जो कि कानूनी सदस्य था, यानी कि लीगल मेंबर था, जो लॉ से रिलेटेड जो है मेंबर जो लॉ से रिलेटेड था। अब ऐसा क्यों किया गया? विधि सदस्य को यानी कानूनी सदस्य को इसलिए जोड़ा गया
क्योंकि अब ये लोग अपने कानूनों को लागू कर रहे थे और जरूरी था कि एक स्पेशलिस्ट जो है कानून का वो रहे। और इसके रूप में जो पहला जो इंसान आया कानूनी सदस्य बन के वो था मैकाले प्रथम विधि सदस्य के रूप में आया गवर्नर जनरल के, भारत के गवर्नर जनरल के परिषद में। आपको ध्यान रखना चाहिए ये। और अब गवर्नर जनरल जो थे वो क्या थे, वो बंगाल के नहीं रह गए थे, पूरे भारत के हो गए थे। उस हिसाब से आप इस विधि सदस्य को यानी कानूनी सदस्य को, इस लॉ मेंबर को जो है आप जान लेंगे कि ये जोड़ा कब गया था 1833 के चार्टर एक्ट में, ये पूछा जा सकता है। और कौन थे लॉ मेंबर पहले, तो वो थे लॉर्ड मैकाले, जिनकी शिक्षा नीति जो है वो बड़ी फेमस हुई थी। तो उसकी बात हम लोग आगे हिस्ट्री के सेक्शन में करेंगे, यहाँ उसी करने की जरूरत है ही नहीं। और इस एक्ट के तहत चूंकि अब गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, तो अब इस गवर्नर जनरल का पावर जो था वो पूरे भारत के लिए हो गया। अब आया 1853 का चार्टर एक्ट, यानी ठीक देखिए 20-20 साल के बाद आ रहा है। 1773, 1793, 1813, 1833 और फिर 1853, बीच बीच में एक्ट्स आए हैं। लेकिन अगर आप 20-20 साल का अगर आप डिफरेंस याद रखेंगे तो आपको आसानी रहेगी कि हाँ इस साल जो है चार्टर एक्ट्स आए थे। ठीक है, तो 1853 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या किया गया कि पहली बार अब तक जो था गवर्नर जनरल अपने परिषद के साथ, अपने काउंसिल के साथ जो है विधि निर्माण करता था यानी कानून बनाता था। लेकिन पहली बार उसके जो प्रशासनिक काम थे यानी जो कार्यपालिका थी, जो एक्सिक्यूटिव थे उसको, और जो विधायी कार्य थे यानी जो लेजिस्लेचर का कार्य था उसको अलग कर दिया गया। यानी कि 1853 के चार्टर के द्वारा के चार्टर के द्वारा विधायी कार्यों को विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक कर दिया गया यानी अलग कर दिया गया। डेट मीन्स कि जो लेजिस्लेटिव जो पावर्स थे उनको एक्सिक्यूटिव पावर से अलग कर दिया गया। किस एक्ट में? 1853 के चार्टर एक्ट में। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और इसी के तहत जो है जब अलग कर दिया गया तो विधायी शक्तियों के निर्माण के लिए जो है एक केंद्रीय विधायिका परिषद का निर्माण किया गया। केंद्रीय विधायिका परिषद का निर्माण किया गया, यानी जिसे हम भारतीय विधान परिषद भी कह सकते हैं। और धीरे धीरे देखेंगे कि इसी की सदस्य संख्या जो है वो बढ़ते चली गई और आगे चल करके इसने जो है भारतीय संसद का ही रूप ले लिया। अगर हम भविष्य में देखेंगे ब्रिटिश भारत से लेकर के अगर हम स्वतंत्र भारत के चेंजेस को देखेंगे, मैं डायरेक्ट नहीं लेकिन कहीं ना कहीं इसी परफॉर्मे पर जो है चीज़ों को स्थापित किया गया था। और यह केंद्रीय विधायिका परिषद जो है ये विधायी शक्तियों के लिए आ गई और कार्यपालिका शक्तियों को जो है पृथक कर दिया गया, यानी दोनों का एक डिफरेंस अलग कर दिया गया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, आप लोग बार बार देखिएगा वीडियोस को तो और ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा। इसके अलावा इस 1853 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया कि सिविल सेवा की जो परीक्षा थी, ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा की सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती एवं चयन को ओपन कर दिया गया सबके लिए। यानी अब से एक खुली प्रतियोगिता होने लगी।
1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो है सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती व चयन को ओपन कर दिया गया, यानी अब से एक खुली प्रतियोगिता होने लगी। ये परीक्षा जो है ओपन कर दी गई सबके लिए और अब जो है भारतीय भी जो है इसमें भाग ले सकते थे। तो आज साथियों इतना ही। होप कि अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा कि 1857 में जो विद्रोह होता है उसके बाद के जो है सेशन को दिखाऊंगा। सो तब तक के लिए आप सभी मुझे विदा दें। आशा है कि अच्छा लगा होगा ये वीडियो, लगेगा आप लोगों को। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।